हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और डेली हरियाणा करंट अफेयर्स आप मुझसे पढ़ सकते हैं। के अलावा और बहुत सारी चीजें आप लोग मुझसे पढ़ सकते हैं अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। मुझसे अगर अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा अनअकैडमी पे। मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखने के लिए आप स्टार आई क्यू, एक अनलॉक कोड है, स्टार आई क्यू कोड यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर कोई कोर्स परचेज करते हैं अनअकैडमी पे तो। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा सरकार ने महिला साक्षरता पर विशेष बल देने के लिए किस नाम से योजना चलाई है? तो इसका सही आंसर था महिला ऋण योजना, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? हरियाणा के आबकारी विभाग में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो अभी हरियाणा के अंदर एक एक्साइज डिपार्टमेंट है और इस एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर जो है पिछले वर्ष की तुलना में 28% की वृद्धि हुई है। देखिएगा, इस सवाल में सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट कौन से व्यक्ति के पास में है या किस मंत्री के पास में है? तो इसका सही आंसर रहेगा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री यानी कि दुष्यंत चौटाला। तो चौटाला साहब के खुद के पास में ही जो है ना ये वाला मंत्रालय है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बना। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि हरियाणा में जो आबकारी नीति है वो पिछले साल के मुकाबले काफी हद तक जो है वो पॉजिटिव रही है। पिछले साल के मुकाबले उसमें 28% का ग्रोथ देखने को मिला और इसी के साथ में 1751.04 करोड़ रुपए जो है इतना हरियाणा को जो है और राजस्व प्राप्त हुआ है। बस इस सवाल में यही इंपॉर्टेंट बात थी कि हरियाणा को पिछले साल के मुकाबले अब जो है कितना राजस्व मिला है। तो 1751.04, आप मतलब ये 0.04 छोड़ दीजिएगा, आप 1750 जो करोड़ है इतना याद कर लीजिएगा। तो 1750 करोड़ जो है इतना राजस्व मिला है हरियाणा को, जो पिछले साल के मुकाबले 28% ज्यादा है। और दूसरा आपको याद रखना है, इस डिपार्टमेंट के मंत्री का नाम दुष्यंत चौटाला। अगला सवाल क्या होगा उससे पहले बता देता हूं, ये जीते कहां से हुए हैं? उचाना से जीते हुए हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। वैसे इनके पास में कई सारे डिपार्टमेंट है, मैंने डिपार्टमेंट का एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसे जरूर देखिएगा। छोटा सा क्लिप है कि हरियाणा में कौन कौन सा डिपार्टमेंट किस किस मंत्री के पास में है। जैसे इनके पास में पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हरियाणा में किस जगह शॉपिंग कम बैंक स्क्वायर का निर्माण किया जाएगा? देखिएगा, बड़ा ही यूनिक सा कंसेप्ट हरियाणा में लाया जा रहा है और ये ऐसा कंसेप्ट है, हरियाणा के अंदर पहला ही ऐसा कंसेप्ट होगा। मतलब ये एक ऐसी बिल्डिंग तैयार की जाएगी जो कि ग्रीन बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग में भी हरियाली होगी और ऐसी बिल्डिंग हरियाणा के अंदर किसी भी जिले के अंदर नहीं है और इसे शुरू किया जाएगा अंबाला छावनी के अंदर, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बिल्डिंग जो है वो बनने वाली है 4 एकड़ के एरिया में, 4 एकड़ के एरिया में और 87 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बनेगा। शॉपिंग कम बैंक स्क्वायर का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे अंबाला छावनी के अंदर। अब है क्या, बेसिकली एक ही छत के नीचे कई सारी चीजें मिल जाएगी। लाइक एग्जांपल से बात की जाए तो उसी छत के नीचे जो है बैंकिंग की सारी चीजें या बहुत सारे शोरूम बना दिए जाएंगे। गाड़ियों के लिए यूं कहिएगा जो पार्किंग सिस्टम होता है वो बना दिया जाएगा। फूड कोर्ट बना दिए जाएंगे या कोई रिटेलिंग के शोरूम है वो बना दिए जाएंगे। उससे भी एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे 150 किलोवाट का सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों के लिए खेलने के लिए कोर्ट बना दिए जाएंगे। तो कई सारी चीजें जो है एक ही छत के नीचे, इसका नाम दिया गया है शॉपिंग कम बैंक स्क्वायर और इसका टोटल एरिया 4 एकड़ का और रुपए की बात करें तो 87 करोड़ रुपए। ठीक है, 87 करोड़ 12 लाख रुपए की टोटल लागत आएगी। अच्छा, आप अंबाला छावनी की बात करते हैं तो अंबाला और अंबाला छावनी इन दोनों को आप ट्विन सिटी कहते हैं। जुड़वा शहर तो आप अंबाला, जुड़वा शहर आप अंबाला को नहीं कहते, आप यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा कहते हो हिंदी में। हालांकि ट्विन का मतलब भी जुड़वा होता है, लेकिन ये हिंदी इंग्लिश में ट्विन लिखा जाएगा, वो हिंदी इंग्लिश में जुड़वा लिखा जाएगा। अंबाला एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है हरियाणा का जिला क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो है वो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी और एक गद्दार ने इस क्रांति को फेल करवाने में बहुत ज्यादा सहायता की थी। उस गद्दार का नाम है श्याम सिंह। इस बात को याद रखिएगा, श्याम सिंह ने चुगली कर दी थी अंग्रेजों को कि अभी ऐसा ऐसी बात है कि जो ये सैनिक है ये आप पे हो सकता है क्या कहते हैं अटैक करे, तो आप पहले से सचेत हो जाइएगा।
तो 10 मई 1857 को सबसे पहले क्रांति शुरू हुई थी, यहीं पे हुई थी। पूरे भारत में भी क्रांति की शुरुआत यहीं से ही मानी जाती है। 9 मई की रात को ही ये क्रांति शुरू हो गई थी। उससे अगले दिन फिर ये क्रांति जो है ना वो मेरठ में गई थी। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा जी, अंबाला किस लिए फेमस है? मिक्सी सिटी अंबाला है। अच्छा, मिक्सी सिटी के अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, यही अपरेटस सिटी है, यही ट्विन सिटी है। तो इतने सारे नाम आपको याद रखने हैं अंबाला से। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा से अंबाला किस दिशा में पड़ता है हरियाणा के अंदर, तो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर ये पड़ता है। 1 नवंबर 1966 को इस जिले की स्थापना हुई थी। और बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा जिला है जिससे आपको एक बात और याद रखनी है, जैसे सुचेता कृपलानी को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये पहली फीमेल सीएम बनी थी, ठीक है ना। पहली महिला मुख्यमंत्री थी भारत के किसी भी राज्य की। यूपी की महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबाला बस स्टैंड का नाम 14 तारीख को यानी कि 14 फरवरी 2020 को सुषमा स्वराज के नाम पे रख दिया गया। सुषमा स्वराज का ननिहाल यहीं पे ही था और उनका सारा बचपन भी यहीं बीता था। हालांकि उनका जन्म तो पलवल जिले में था, लेकिन उनका ननिहाल और पूरा बचपन यहीं पे ही बीता था। तो करके ये अंबाला से उनका संबंध दिखाया करते हैं, ठीक है। ओमपुरी का संबंध भी अंबाला से ही था, ठीक है। तो न जाने कितने सारे सवाल है। अंबाला को वैसे मैंने एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट रूप में पढ़ा रखा है, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को भी। हाल ही में पीजीआई चंडीगढ़ की स्टडी के अनुसार कितने प्रतिशत बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है? अब आप सर ये बताइए ये क्या बीमारी है? मतलब देखो, दो चीजें हैं, दो टेस्ट हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक तो है आरटीपीसीआर टेस्ट है, ठीक है। और एक टेस्ट होता है आपका कौन सा, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है ना, एंटीबॉडी टेस्ट। अब इन दोनों में फर्क बताता हूं। अगर आप अभी संक्रमित है, फिलहाल आपके अंदर कोई संक्रमण है, तो उसके लिए चेक किया जाता है आरटीपीसीआर टेस्ट, ठीक है ना, रिवर्स चेन वाला टेस्ट जो होता है, जिसमें आपका क्या होता है कि नाक से या मुंह से जो है सलाइवा लिया जाता है और उस सलाइवा के माध्यम से चेक कर लिया जाता है, ठीक है, कि अभी अगर आप में संक्रमण है, आप अभी कल परसों तरसों हुए थे संक्रमित है, और ये बेसिकली 2 से लेके 14 दिनों के बीच में जो है पनपता है और बहुत तेजी से फैलता है बॉडी के अंदर कोविड 19 वाला या कोरोना वायरस है। तो आरटीपीसीआर होता है करंट में अगर इन्फेक्शन है तो चेक करने के लिए। एंटीबॉडी टेस्ट भी कोरोना के लिए ही है, लेकिन ये कब चेक किया जाता है, ये वैसे किसी भी बीमारी में चेक कर सकते हो कि आपको कब हुआ था, एक्चुअली प्रीवियस के लिए, ठीक है ना, कभी हुआ था, ठीक हो गए हैं अगर आप लोग तो। मतलब मान लेते हैं कि आज आपको पता ही नहीं लगा था कोरोना आया था कि नहीं आया था, जैसे कि एग्जांपल से इसमें ऐसा हुआ, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ कह रहा है। चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर जो है अभी रिसेंटली एंटीबॉडी टेस्ट किए गए, 70% बच्चों में एंटीबॉडी मिले। अब इसका मतलब सीधा था कि ये ऐसे बच्चे थे जिनके अंदर कोविड 19 की पहली और दूसरी स्ट्रीम जरूर आई होगी, और ये स्ट्रीम आई लेकिन उनको पता ही नहीं लगा। एंटीबॉडी का मतलब भी बस इतना है कि किसी एंटीजन को हराने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी प्रिपेयर हो जाती है। तो कईयों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, बिना कुछ दवाई लिए या बेसिक सी दवाई लेने से ही वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा ही अभी पता लगा है। और एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए एक सीरो सर्वे होता है आपका, एक्चुअली उसी सीरो सर्वे को करवाया गया है चंडीगढ़ के अंदर। ये पॉइंट आप लोगों को यहां से याद रख लेना था, ठीक है, टोटल। और ये कौन सी मशीन के तहत हुआ था? CLIA, इस मशीन के तहत हुआ था, ठीक है ना, केमिकल ल्यूमिनेंस इम्यूनेंसी जो मशीन है, इसके तहत ये टेस्ट किया गया था। और इसके बहुत ही फास्ट और यूं कहिएगा सटीक से रिजल्ट आते हैं इस मशीन से, और यहाँ पे ये किया गया। इसके अलावा यूं बता देता हूँ कि चंडीगढ़ के बच्चे जो है ना, उनके अंदर कुछ 2-3% बच्चे ऐसे भी हैं जिनके अंदर मलेरिया जैसे लक्षण भी देखने को मिले थे। मलेरिया के खिलाफ भी उनकी एंटीबॉडी प्रिपेयर हुई थी। खैर, आपको चंडीगढ़ से बात याद रखनी है तो चंडीगढ़ पीजीआई की स्थापना जो है 1962 के हुई है। चंडीगढ़ खुद शहर को बसाया है फ्रांस के एक आर्किटेक्ट जिनका नाम है ली कार्बूजियर। चंडी माता के नाम से ही शहर का नाम पड़ा हुआ है। प्लेन जो बिल्कुल यूं कहिएगा एक प्रकार का एक ऐसा सिटी है जिसको पहले से ही यूं कहिएगा पहले प्लान किया गया था और प्लान करके ही इसको बसाया गया था, तो प्लान्ड सिटी कह सकते हो आप। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। भारत में सबसे स्वच्छ यूटी के रूप में भी इसको पुकारा जाता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। एजुकेशन के मामले में भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग भी बहुत अच्छी सुधरी हुई रैंकिंग है इस क्षेत्र की। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में किन की संपत्तियों की बाजार दर के निर्धारण के लिए एक नई नीति बनाई गई है? भैया देखो, कई सारी संपत्ति है जो कि सरकार के अंडर आती है। लाइक एग्जांपल से बहुत सारे डिपार्टमेंट है, पंचायती राज संस्था है, शहरी स्थानीय है, अर्बन लोकल बॉडीज है। तो इन सभी के लिए जो है एक नीति बनाई गई है कि इसको किस आधार पे बेचा जाए।
किस आधार पे इसका यूज किया जाए। नई नीति के तहत एक नोडल विभाग के रूप में अलग से बनाया गया है। ये नोडल विभाग क्या करेगा, कोई बोर्ड है, निगम है, पंचायती संस्था है, अर्बन लोकल बॉडीज है, इन संपत्तियों के रेट जो है तय करेगी, ताकि इन फ्यूचर कभी इन्हें बेचना पड़े या कहीं इन्हें ट्रांसफर करना पड़े तो कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। यही है बात, इतनी सी। अगला सवाल आपका क्या कहता है कि हरियाणा सरकार द्वारा 31 जुलाई तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को प्रॉपर्टी टैक्स पर कितने परसेंटेज की छूट दी जाएगी। तो देखिएगा, कोविड 19 के कारण अगर किसी ने जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स सबमिट नहीं करवाया था, तो उसके लिए हरियाणा सरकार ने 31 जुलाई तक अगर कोई कंप्लीट अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाता भी है तो उसको 10% की छूट मिलेगी। यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हमारा रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मिलेगा वो गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी को मिलने वाला है। ठीक है, तो 31 जुलाई तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पे 10% इनको छूट मिलेगी। इसी के लिए रिसेंटली जो है ना, मुकेश कुमार आहूजा, जो कि हरियाणा के अंदर ये प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान करने वालों में जो है ना वो अधिकारी हैं, उन्होंने ही जो है बताया है कि ऐसा किया जाएगा, 10% की छूट दी जाएगी। और मतलब ये प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ ही डिफाल्टर प्रॉपर्टी के, जैसे सीवर पानी कनेक्शन काटना या उनको सील कर देना, उनका जो यूं कहिएगा इलाका सील कर देना, जैसे एक इलाके में 4-5 आपके हैं तो उनका पूरा इलाका ही सील कर देना, ये कार्रवाई की जाएगी भैया उन पे। अगला सवाल हमारा क्या होगा, ये वाले क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट पड़ेगा या यहीं वो जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज्यादा बकाया पड़ा है, जैसे न्यू गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, पलवल, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़। ठीक है। अगला सवाल, हरियाणा सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में किसकी जीवनी शामिल करने का फैसला किया है। एक नया काम किया है हरियाणा ने। अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उनको जो है ना, स्कूल में पढ़ने का मतलब है कि पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक के, ठीक है ना, तो उनके पाठ्यक्रम में महाराजा अग्रसेन की जीवनी जो है उसको शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जो कंवर पाल है, उन्होंने ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो है महाराजा के नाम पे एक पीठ स्थापित की है, और वहीं पे ही इसकी जो है घोषणा की है क्या, कि अग्रवाल सम्मेलन की मांग पे एक अग्रवा में महिला कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, और के साथ ही महाराजा अग्रसेन का जो इतिहास है वो सब कुछ बच्चों को जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, 5वीं कक्षा के पाठ्यक्रम तक उनकी जीवनी जो है शामिल की जाएगी। हालांकि जो है पहले ऐसे था, 2014 तक ऐसे ही था, 2014 तक के पाठ्यक्रम में इनकी जीवनी शामिल थी, फिर बाद में किसी कारणों के कारण इन्हें हटा दी गई। इनकी एक महाराजा अग्रसेन की एक योजना थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक ईंट एक मुद्रा। ये परंपरा थी, उस परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। काफी सारे लोगों ने उसी वजह से मंदिर बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, कॉलेज बनवाए हैं इन्हीं के नाम पे। इनको गरीबों का मसीहा, राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक महाराजा अग्रसेन, मानवता के प्रवर्तक, अहिंसा के पुजारी, गणतंत्र के संस्थापक, ऐसे कई सारे नाम जो है दिए जाते हैं। अगला सवाल है कि जल जीवन मिशन अभियान के तहत हरियाणा का कौन सा जिला 13वां हर घर जल जिला बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर रहेगा रेवाड़ी। तो भैया, हर घर में नल द्वारा जल पहुंचने में टोटल 13 जिला हरियाणा से बन चुके हैं। 2022 तक का वैसे टारगेट है, और 13 जिले ऐसे हो चुके हैं जिनके अंदर हर घर में नल द्वारा जल पहुंच चुका है। अब 13वां बना है, रेवाड़ी बना है। ठीक है ना, तो आपको सारे एक बार बता देता हूं, ठीक है ना। उससे पहले ब्लॉक हरियाणा के 93 बन चुके हैं, ठीक है ना, पंचायत 5441 बन चुकी है, और गांव जो है 5977 बन चुके हैं, ठीक है, हरियाणा के अंदर। अच्छा, हरियाणा के अंदर कौन कौन से, पंचकुला बना है, अंबाला बना हुआ है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, कैथल है, पानीपत है, सोनीपत है, रोहतक है, भिवानी है, दादरी है, रेवाड़ी है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है। ये ऐसे जिले हैं जिनके अंदर जो नल द्वारा जल पहुंच चुका है 100%। शुरुआत में तो हालांकि पंचकुला अंबाला था, फिर धीरे धीरे नीचे आते 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 गए थे, ठीक है ना। थोड़ा टाइम पहले मैंने पढ़ाया था 9वां पानीपत बना था। अब आपका जो है फिर उसके बाद में 11वां सोनीपत बन गया था। अब आप समझ ही रहे हैं कि धीरे धीरे टोटल 13 हो चुके हैं, 13वां आपका कौन सा बन गया है, रेवाड़ी बन चुका है। ठीक है डियर, तो अगला सवाल हमारा क्या रहेगा, ठीक है, उससे पहले हमें बात कर लेनी है रेवाड़ी के बारे में। रेवाड़ी बाबा सूरजगिरी का पौराणिक मेला लगता है यहाँ पे, बाबा पीर का मेला लगता है, गुगा नवमी का मेला भी लगता है, बसंत पंचमी का और शिवरात्रि का मेला। इस जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। क्षेत्रफल 1549 वर्ग किलोमीटर है।
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंजन है, अकबर इंजन के नाम से पुकारा जाता है इसे। ये एकमात्र ऐसा लोको शेड है जो कि भाप द्वारा चलता है पूरे भारत में। 1855 में बना था ये लोकोमोटिव। फेरी क्वीन प्रेटक ट्रेन को ही ये बहाल किया गया है अभी। इस पे जैसे सुल्तान मूवी है, भाग मिल्खा भाग है, वो सारी मूवियों की शूटिंग वगैरह भी इस पे हो चुकी है। हाँ, और रेवाड़ी के अंदर ही गोकलगढ़ का किला भी है, घंटेश्वर मंदिर भी है, बाग वाला तालाब भी है, राव तेज सिंह तालाब भी है। संतोष यादव का संबंध भी यहीं से ही है। राव तुलाराम 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता, उनका भी संबंध इसी जिले से है। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं कर रहा हूँ समाप्त, और आपके लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ कि रूस के उफा में होने वाले जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने पहलवानों का चयन हुआ है, बताइएगा विस्तार से। रूस के बारे में भी आप लोग मुझे बताइएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।